क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सब लोग। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो, उसी पे ध्यान दो, बाकी के सब अपने आप समझेंगे, एकदम आसान है। क्या लिखा हुआ है देख, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन्स, 1 मिनट चालू करूँ मैं आए या द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 इरेजर। किसी ने 4 पेंसिल खरीदा, 3 पेन खरीदा और 2 इरेजर खरीदा, तो उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा देखो, इज ₹16। देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर इज ₹90, whereas the cost of 6 पेंसिल 2 पेन एंड 3 इरेजर इज ₹70। यानी 3 चीज़ें खरीदी जा रही, पेंसिल पेन इरेजर, 3 अलग अलग कंडीशन में क्वांटिटी चेंज किया है तो कॉस्ट भी चेंज हो रहा है। आगे पढ़ो क्या बोला उसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके तीनों आइटम का कॉस्ट निकालना है। किसका किसका कॉस्ट निकालना है, पेंसिल का, पेन का और इरेजर का। तो जो पूछा रहेगा ना उसी को XYZ कंसिडर करेंगे। क्या पूछा इधर अपने से, पेंसिल पेन और इरेजर का कॉस्ट। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, सब बोर्ड पर देखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेन एंड 1 इरेजर बी ₹X, ₹Y एंड ₹Z रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, इधर ध्यान दे, एक पेंसिल X रुपए की है और एक पेन Y रुपए की है और एक इरेजर Z रुपए। तो यही XYZ निकालना है, पेन पेंसिल इरेजर का कॉस्ट निकालना है ना, उसी को हमने क्या मान लिया, XYZ। इसको याद रखना, जो निकालना रहता है ना उसी को क्या मान लेने का, XYZ मान लेने का। समझ में आ रहा है अच्छे से, तो ये XYZ इसको मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पढ़ो पहली लाइन, पेंसिल कितनी खरीदी गई बेटा, 4। तो इधर देख, एक पेंसिल X रुपए की है तो 4 पेंसिल कितने गिरेगी, 4X। फिर पेन कितना खरीदा गया, 3। तो एक पेन Y रुपए की है तो 3 पेन 3Y। इरेजर कितना खरीदा गया, 2। एक इरेजर Z रुपीस का है तो 2 इरेजर 2 × Z। अब इन तीनों का टोटल कॉस्ट निकालने ना, तो क्या करेंगे बोल, ऐड करेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितना है, ₹60। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी कंडीशन में पेंसिल कितनी है, तो इधर क्या लिखेंगे, 2X। पेन कितना है, 4 तो 4Y और इरेजर 6Z। इन तीनों का कॉस्ट कितना है, 90। तीसरी कंडीशन में पेंसिल कितनी है, 6X, पेन तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 2Y और इरेजर उसका कॉस्ट हो जाएगा 3Z प्लस कॉस्ट 70। बन गई 3 इक्वेशन। बस अब इसको मैट्रिसेस से सॉल्व कर देना, इधर यूजिंग इन्वर्जन मेथड और यूजिंग रिडक्शन। वी विल डू बाय रिडक्शन, इजियर वन। अच्छा एक चीज़ और, पहले चेक करने का और सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो कर लो, उसके बाद ही सॉल्व करो। 4 3 2 60, ये तीनों नंबर, चारों नंबर एक ही नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते। 62 और 4 2 से कट जाएगा पर 3 नहीं कटेगा। 60 और 3 3 से कटेगा पर 2 और 4 नहीं कटेगा, तो उधर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं। यहाँ पे 2 4 6 90 सब 2 से कैंसिल हो रहे, तो इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, 2x/2 x ना रे, 2x/2, 2 और 2 कैंसिल x, 4y/2 2y, 6z/2 3z, 90/2 40। तो और सिंपल हो गया ना ये, तो आगे सिंपल करने से अच्छा भी सिंपल कर लो। यहाँ पे हो रहा है क्या, 6 2 3 7 नहीं होगा, तो एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसा आएगा देख, पहला कोएफिशिएंट क्या है देख, 4 3 2, 4 3 2। सेकंड ये मत लेना, जो सिंप्लीफाई किए वो लो, 1 2 3, नेक्स्ट 6 2 3, फिर x y z एंड देन 60 45 70। ये मत ले लेना, जो सिंप्लीफाई किया ये वाला खत्म हो गया, आप समझो ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से इधर इन्वर्जन और रिडक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग रिडक्शन यूज करेंगे। तो रिडक्शन में इसको और इसको 0 बनाना होता है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसको बनाते हैं, या फिर एक काम करो ना, ये 1 को ऊपर लेके चलिए। क्यों, अगर ये 1 ऊपर होता तो नीचे कुछ भी रहने दो, 1 से सॉल्व हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को एक्सचेंज, कौन एक्सचेंज हो रहा है, R1 और R2 इंटरचेंज हो रहे हैं। तो R1 नीचे आ जाएगा, 4 3 2, R2 ऊपर चला जाएगा, 1 2 3, और R3 ऐसे रहेगा।
इधर मत करना रे कुछ भी, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। पता चला एक्स नीचे ले खुद का दिमाग नहीं लगे, ये ऐसी इसको एज इट इज रखने का, अनटच। ठीक है, आगे देखो 60 45 70 सही है। अब देखिए 4 को भी 0 कर सकते हैं 1 से, 6 को भी 0 कर सकते हैं 1 से। दोनों को एक साथ करूँ क्या? चलेगा, एक ही स्टेप में कर दूँ। R2 को चेंज करेंगे कैसे? R2 माइनस R1, लेकिन इसके लिए R1 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। और फिर R3 को भी चेंज करेंगे, R3 माइनस R1 ही करेंगे, लेकिन उसके लिए R1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6। एक साथ दोनों चेंज। आप 1 बाय 1 2 स्टेप में करोगे तो भी चले, मैं स्टेप्स कम कर। तो R2 को भी 1 की मदद से चेंज कर लो, R3 को भी 1 की मदद से। ये करते वक्त R1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये करते वक्त R1 को 6 से मल्टीप्लाई। तो R2 R3 दोनों चेंज हो रहे हैं ना, तो कौन नहीं चेंज हो रहा है? R1। तो पहले तो उसको ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे R1 क्या है? 1 2 3। यहाँ पे R1 क्या है? सॉरी, यहाँ पे R1 क्या है? 45। अब पहले इसको करते हैं। तो इसके लिए R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 का 0 कैरी गया 2, 4 4 ज़ा 16 और 2 18। सही है ना? चलो अभी करते हैं R2 माइनस 4 R1। तो R2 में से माइनस कर, 4 माइनस 4 3 माइनस 8 माइनस 5, 3 माइनस 8 करोगे माइनस 5 आएगा ना। 2 माइनस 12 बोलो, 2 माइनस 12 माइनस 10, 60 माइनस 180 बोलो, 60 माइनस 180 माइनस 120। करेक्ट है, ये R2 हो गया। अब R3 की बारी, तो ये मिटा दे पूरा। R3 के लिए अलग मल्टीप्लिकेशन है ना, तो R3 के लिए R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। करो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30 का 0 कैरी गया 3, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27, 270। अब माइनस करते इसको R3 में से, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 12 माइनस 10, 3 माइनस 18 माइनस 15, 70 माइनस 270 माइनस 200। तो देखो एक साथ दोनों 0 हो गए। चलेगा ना? अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता है, आप पहले ये करो, उसके बाद R3 वाला करो। गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों हो गया। अभी किसकी बारी? इसकी। तो इसको 0 करने का है ना। ये माइनस 10 है, ऊपर अगर प्लस 10 आ जाए तो 0 हो जाएगा, और ऊपर क्या है? 2 है। उसको प्लस 10 कैसे करोगे? माइनस 5 को प्लस 10 कैसे करोगे? माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो। नहीं समझा क्या बोल रहे? समझ में आ रहा है? 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस 2। तो ज़रा ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। चेंज कौन हो रहा है बेटा? बोलना। R3 चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? R3 में से ये जो R2 है ना, उसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। दिख रहा है? और अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक स्टेप आप और बढ़ा दो। दोनों के पास माइनस है ना, एक के पास से हटा दो, जिसके पास से आप हटा दो। समझो, मैं इसके पास से माइनस हटा दूँ, कैसे हटाओगे? माइनस से मल्टीप्लाई करें। कौन चेंज हो रहा है? R2। कैसे? R2 को माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे आपका जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो पहले कर रहा था वो भी कर सकते थे, पर उसमें तुम में से ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होंगे इतना सारा माइनस एक साथ देख के, इसीलिए मैं पहले ये कम कर लेगा और आसान कर लेगा। ठीक है ना? तो R2 का माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सबका साइन चेंज हो जाएगा। R2 का पहले तो R1 ऐसे रहने दे, और R3 भी 1 2 3 0 माइनस 10 माइनस 15, ये पूरा ऐसे रहेगा। X Y Z। यहाँ पे क्या है? 45 माइनस 200, 45 माइनस 200। अब R2 का साइन चेंज कर दे, क्या हो जाएगा? 0 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 120। तो ये पूरा जो माइनस में था सब प्लस में हो गया। अब एक माइनस हट गया ना, तो अपना कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ये माइनस 10 है, इसको प्लस 10 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो इधर ध्यान से देखो, R3 चेंज हो रहा है। कैसे? R3 प्लस, हाँ माइनस नहीं, R3 प्लस R2, लेकिन R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 इंटू 5 10 होगा, और माइनस 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 0। R3 चेंज हो रहा है बेटा। R1 ऐसे रहेगा 1 2 3, और R2 भी ऐसे रहेगा 0 5 10 X Y Z 45
120। चलो करते हैं आगे। R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। मेरा फर्क करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 0 0, 2 5 10, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 120 240। अब प्लस कर दो इसको R3 में। अब प्लस करना है, प्लस। तो बेटा 0 प्लस 0 0, माइनस 10 प्लस 10 0, माइनस 15 प्लस 20 प्लस 5, माइनस 15 प्लस 20 ना, प्लस 20, तो 20 माइनस 15 5 आएगा। माइनस 200 प्लस 240 प्लस 40 बन गए। देख डायगोनल के नीचे 0 आ गया ना, क्या बन गए? अपर ट्रायंगल। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू वाई 2y, 3 इंटू जेड 3z प्लस प्लस। 0 इंटू एक्स मत लिखो, 5 इंटू वाई 5y, 10 इंटू जेड 10z प्लस 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 5 इंटू जेड 5z इज इक्वल्स टू 45 120 40 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। क्या होगा? देख x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 45, 5y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 120, 5z इज इक्वल्स टू 40। सबसे पहले ये मिलेगा 40 बाई 5 कितना आएगा? ₹8। रुपया था ना वो, ठीक है। आगे बढ़, पुट z इज इक्वल्स टू 8। क्या हो जाएगा? यहाँ पे रुपीज़ नहीं भी लिखे तो चलेगा, वैसे भी लास्ट में आंसर लिखना ही अपने को। z इज इक्वल्स टू 8 रखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 इंटू वाई 10 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 120, 5y प्लस 80 प्लस 80 वहाँ जाएगा माइनस 80, 120 में से 80 गया 40, 40 बाई 5 ये भी कितना आ गया? 8, ये भी 8 आ गया। सही है। अब इसको करो, पुट y का वैल्यू भी 8 और z का वैल्यू भी 8 रखो। x प्लस 2 इंटू 8, 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 45, 8 टू ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 45, 24 और 16 बोलो 40, प्लस 40 उधर गया तो 45 माइनस 45, एक्स वाई जेड। एक्स किसका प्राइस था? पेंसिल, मतलब पेंसिल 5 रुपए की। वाई किसका प्राइस था? पेन का, मतलब पेन 8 रुपए की। और जेड किसका प्राइस था? इरेजर का, मतलब इरेजर 8 रुपये। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए ना, सुनो हाँ ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना मार्क्स खो देते हम लोग, हाफ या 1 मार्क्स। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आया है, ऑलवेज राइट डाउन द आंसर इन वर्ड्स ओनली। उससे पूछा था फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ना, हम लोग ऐसा लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹5। एक पेंसिल का 5 रुपये। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹8 एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज ₹8। खत्म, ये आपका आंसर है। समझा कैसे करने का? वेरी मच क्लियर। रैक इट डाउन, लिखो इसको। 2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज फिनिश, फिर मिसलेनियस से उठाएंगे। खुश हो रहे थे ना, बोले छुट्टी हो जाएगी 2 क्वेश्चन के बाद। सम इज, तो तीनों को ऐड करने के बाद उनका सम कितना है बेटा? 2 है। इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर, दूसरे वाले नंबर का 2 टाइम्स मतलब 2 होना, 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। उसको पहले और तीसरे नंबर के सम में से क्या किया जा रहा है? सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। अभी फिर से पढ़ेंगे इसको, रोल पढ़िए, ठीक है ना। वी गेट 8, तो हमको 8 मिल रहा है। एंड इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का 3 होना, इज एडेड, उसको ऐड कर रहे हैं टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, दूसरे और तीसरे नंबर के सम में वी गेट 4। कितना आ रहा है अपने को? 4 आ रहा है। फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स। तो उन तीनों नंबर को पता करना है। मैंने क्या बोला? जिसको पता करना होता है उसी को एक्स वाई जेड मानेगा। कितने नंबर है? 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द 3 नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड। उन तीनों नंबर को क्या मान लिया हमने? एक्स वाई जेड। अब इधर देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से पहली कंडीशन क्या दिया है? सम ऑफ 3 नंबर इज 2। तो हम लोग कैसा लिखेंगे? एक्स वाई जेड, ये 3 नंबर है, तीनों का सम करना है, मतलब
ऐड करना है। कितना आ रहा है? 2। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन पढ़ो, क्या लिखा है देख, 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कौन सा है? y। तो उसका 2 टाइम्स मतलब 2 है, उसका 2 टाइम मतलब 2 है। तो 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर, ध्यान दिया, 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर। आगे पढ़ क्या लिखा है? 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इसको सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो किसी ना किसी में से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा ना। तो यहां पर माइनस लिखेंगे और यहां पे वो चीज लिखेंगे जिसमें से सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो इसको सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है इसमें से। किसमें से? पढ़ो उधर, इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। पहला नंबर मतलब x और तीसरा नंबर मतलब z, इन दोनों के सम में। समझा? तो दूसरे नंबर का 2 गुना उसको सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है पहले और तीसरे नंबर के सम में। तो आंसर कितना आ रहा है? बोलो 8। और तीसरी कंडीशन क्या है? व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? सी 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का 3 टाइम मतलब, पहले नंबर का 3 टाइम मतलब 3x, ठीक है ना। आगे देखो, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू दी सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर। इसको दूसरा नंबर मतलब y और तीसरा नंबर मतलब z, इन दोनों के सम में, इन दोनों के सम में क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो कितना आंसर आ रहा है? बोल 4। तो ये 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, 3 इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन क्या है? x + y + z = 2। दूसरी इक्वेशन ये है ना, पर ये थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही है, इसको अरेंज करो। पहले x वाला +x, फिर y वाला -2y, फिर z वाला +z = 8। और इसको भी अरेंज करो, क्या हो जाएगा? 3x + y + z = 4। 1 2 3, ये 3 इक्वेशन है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, क्या आएगा? 1 1 1 1 -2 1 3 1 1, सही है। फिर यहां पर x y z और फिर कांस्टेंट में 2 8 4, क्या सही है। अब इसको अपर ट्राइंगल में बदलते हैं, तो यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा। इधर 0 कैसे लाओगे? 1 - 1 0 आ गया। इसको 0 कैसे करोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे। तो मैं दोनों एक साथ करूँ? ठीक है। क्या आएगा देख, इसको चेंज कर रहा हूँ R2 को, कैसे? R2 - R1 एंड, और किसको चेंज कर रहा हूँ? R3। R3 कैसे चेंज हो रहा है? R3 में से भी R1 निकाल रहे, लेकिन वहां पर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। तो R2 भी चेंज हो रहा है, R3 भी चेंज हो रहा है, तो R1 ऐसे ही रहेगा 1 1 1 x y z 2। पहले R2 चेंज करते, कैसे चेंज हो रहा है? R2 - R1, 1 - 1 -2 - 1 -3, 1 - 1 0, सही है। आगे बढ़ो, 8 - 2 6। अब R3 चेंज कर दे, तो R3 में से भी R1 माइनस करना है, लेकिन R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। रफ फर्क करो, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसको R3 में से माइनस करो, 3 - 3 0, 1 - 3 -2, 1 - 3 -2, सही है। और यहाँ पर क्या आएगा देख, 4 - 6 कितना आ जाएगा? -2, सही है। आगे 0 0, अब क्या बचा? खाली यहाँ पर 0। वैसे तो आप इसको अभी भी सॉल्व कर सकते हो, देख कैसे। यहाँ पे 2 0 आ गया ना, तो इसमें खाली एक ही रहेगा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, समझा। यहाँ पे 1 0 आ गया तो 2 रहेगा, y पता है, z मिल जाएगा, और उन दोनों को पहले में रखेंगे तो तीनों मिल जाएगा। करो डायरेक्ट, या कंफ्यूज हो रहे तो पहले अपर ट्राइंगल में बदलते हैं। बोलो जल्दी बोलो। इसको हाँ चलेगा, कोई मसला नहीं। अपर ट्राइंगल से करूँ? चलो ठीक है, अपर ट्राइंगल से। जिनको यहाँ से डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। इधर मैं बता सकता हूँ कैसे होगा। 1 × x x, 1 × y y, 1 × z z। पहली इक्वेशन क्या आ गई? x + y + z, कितना आया? 2। उसको छोड़ दो, 0 × x छोड़ दे, ये 0 × z भी छोड़ दे, खाली क्या बचेगा? -3 × y = 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6/-3, यानी -2। y डायरेक्ट मिल गया। ये 0 × x छोड़ दे, -2 × y -2 × z = -2। y मिल गया, पुट करेंगे क्या मिल जाएगा? z। और फिर y और z को पहली इक्वेशन में रखेंगे तो x मिल जाएगा। तो ऐसे करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। इसको अपर ट्राइंगल में बदलते हैं। अब ये 0 बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे? इस 1 की मदद से, है ना? नहीं, अगर इसको करें
तो ये 0 ये 1 से चेंज हो जाएगा, तो खाली इसको कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब फिर से दोनों माइनस में, तो एक का माइनस हटा दो, तो मैं R3 का हटा दे, क्या हो जाएगा बोल? R3 चेंजेस टू R3 इंटू -1, R3 चेंज हो रहा है ना, R1 ऐसे ही, R2 ऐसे ही, XYZ इज इक्वल्स टू 2 6। R3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, सबका साइन चेंज हो जाएगा, 0 +2 +2 +2। अब बदलो, ठीक है ना? कैसे बदलोगे बोलो? ये 2 में से -3 करना है, कैसे करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 हो जाएगा। तो 6 - 6 कितना हो जाएगा? 6 + 6 कितना हो जाएगा? 0 +6 - 6। समझ में आ रहा है? तो R3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 3 से, और R2 को 2 से। क्या हो जाएगा देख? 1 1 1। R2 को 2 से कर रहा हूँ, 0 × 2 0, 0 × -3, सॉरी 2 × -3 -6, 2 × 0 0। R3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, 3 × 0 0, 3 2 6, 3 2 6, XYZ 2। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12। R3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6। अब आ जाएगा 0। कैसे आएगा? प्लस करके, माइनस नहीं। तो R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2। R3 चेंज हो रहा है ना, R1 ऐसे रहने दो, 1 1 1, R2 भी ऐसे रहने दो, 0 - 6 0, 0 - 6 0, XYZ यहां पर क्या आएगा? 2 12। अब R3 R2 को प्लस कर दो, 0 + 0, 6 + 6 -6 0, 6 + 0, अरे 6 + 0 6 आएगा ना, ज्यादा 0 नहीं हो रहा है। 6 और 12 18। अब आगे अपर ट्राइंगल मल्टीप्लाई कर दो, 1 × X, 1 × Y, 1 × Z, प्लस प्लस, 0 × X 0, -6 × Y, -6Y, 0 × Z 0, 0 × X 0, 0 × Y 0, 6 × Z 6Z। सही है? 2 12 18 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा? X + Y + Z कितना आ रहा है? 2 -6Y = 12, 6Z = 18। Z कितना आएगा? 18/6 मतलब 3। सही है? Y कितना आएगा? 12/-6, 6 2 12, Y की वैल्यू -2। पुट Y = -2 एंड Z = 3। X प्लस Y की जगह -2 आएगा, Z की जगह 3 आएगा, = 2। 3 - 2 1, +1 उधर गया, 2 - 1। 3 नंबर निकालने थे XYZ। क्या आया? पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर -2 है, तीसरा नंबर 3। लास्ट में आंसर वर्ड में देना है, ध्यान दे। The three numbers are बोलो 1, -2 and 3। समझा? कंडीशन चेक करोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगी। तीनों को ऐड करोगे 2 आएगा। देख, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2। पहली कंडीशन, दूसरी भी सेटिस्फाई होगी, तीसरी भी सेटिस्फाई होगी, रख के देख लेना। समझा अच्छे से? ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? इज इट वेरी मच क्लियर? नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है शायद, है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट एंड 2 VCR इज ₹35,000। तो 3 टीवी खरीदा गया और 2 VCR खरीदा गया। VCR पहले आता था, अभी नहीं हुआ था, ठीक है ना? 3 टीवी खरीदा गया और 2 VCR खरीदा गया। कितना पैसा पड़ा? 35,000। The shopkeeper wants profit of 1,000 per television and ₹500 per VCR। शॉपकीपर क्या चाहता है कि उसको एक टेलीविजन पे कितने का फायदा मिले? 1000 का, और VCR पे कितने का फायदा मिले? 500 रुपए का, है ना? He can sell 2 TV sets and 1 VCR and get the
टोटल रिवेन्यू ₹21,500। उसने 2 टीवी बेचा और एक VCR बेचा, उसको टोटल रिवेन्यू मतलब टोटल जो उसको अमाउंट मिला, कितना मिला, प्रॉफिट कितने का मिला उसको, 21,500। उसको प्रॉफिट इतने का मिला, ठीक है ना, 21,500। आगे देखेंगे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट एंड अ VCR। तो उसका कॉस्ट प्राइस भी निकालना है और सेलिंग प्राइस भी निकालना है। अब इस पूरे क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ कॉमर्स के टर्म समझने पड़ेंगे, जो आप ऑलरेडी 7th 8th 9th में पढ़ के आ रहे हो, भारी वाले टर्म्स नहीं। यहाँ पे मैं तुमको डिप्रिशिएशन, लायबिलिटीज, एसेट्स, ये सब नहीं समझाने, हल्के फुल्के वाले टर्म जो हम लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आ रहे हैं। एक होता है बेटा कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस, है ना। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। अब मैं दुकानदार हूँ सब, अब मुझे जो भी चीज बेचनी है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग दिस मार्कर, तो मैंने खुद भी तो कहीं ना कहीं से खरीदा है ना, तो क्या मैं जितने रुपए की खरीदूंगा उतने रुपए में ही बेचूंगा, नहीं ना। तो जितने का मैं खरीदूंगा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जितने में मैं बेचूंगा सेलिंग प्राइस। तो ये मेरे को जितने का पड़ा, मुझे इसको जितना कॉस्ट पड़ा वो कॉस्ट प्राइस, और जितने में मैंने बेचा, सेल किया, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, जितने में, तुम्हारी लैंग्वेज में लिख रहे एकदम आसान भाषा में, ठीक है, व्हाट्सएप वाली, जितने में शॉपकीपर या दुकानदार लिखो शॉपकीपर तो समझेगा ना, जितने में शॉपकीपर ने खरीदा, ठीक है। इसको उर्दू वाले पढ़ देंगे खरीद कीमत, और इसको फरोख्त कीमत। सब लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आ रहे, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, जितने में शॉपकीपर ने बेचा, सेल किया, ये होता है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। नाउ इमेजिन मैंने इसको 10 रुपए का खरीदा है और 13 रुपए का बेचा है, तो मुझे एक के पीछे प्रॉफिट कितना मिला, 3। इसको बोलते हैं प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसा निकाला जाता है, देख प्रॉफिट कैसा निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितने में मैंने बेचा है उसमें से कॉस्ट प्राइस को क्या कर दो, माइनस, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, प्रॉफिट। ये लॉस भी हो सकता है, ये लॉस भी हो सकता है, इसीलिए इसको प्रॉफिट की जगह हम लोग इनकम बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये सामान 10 रुपए का खरीदा, 5 साल हो गए बिक ही नहीं रहा है, तो अब मुझे इसको आउट ऑफ स्टॉक करना है ना, निकालना है। तो स्टॉक क्लियरेंस सेल, सुने हो, स्टॉक को क्लियर करने के लिए जो सेल लगती है, हाँ लेके जा। अब मैं इसको बेच रहा था, तो सामने एक बंदा आया, मैं उसको 13 में नहीं बेच रहा हूँ, अपना दाम गिरा के 11 रुपए में बेच रहा हूँ। ले भाई 11 में खरीद ले, 2 रुपए और डिस्काउंट लेके जा, सेल लगी है। तो बोला नहीं 11 में नहीं ले रहा मैं, 9 रुपए में दे रहा तो दे, वरना मैं नहीं लूँगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, 5 साल से पड़ा हुआ है और इसको 5 साल रखो, या 9 रुपए में बेच के हटाओ, 9 रुपया तो आ रहा है ना। तो मैंने इसको कितने में बेच दिया, 9 रुपए में बेच दिया। अब खरीदा कितने में था, 10 का, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 9, बेचा 9 में ना, खरीदा कितना था, कॉस्ट प्राइस 10, 9 माइनस 10 -1 मतलब मुझे 1 रुपए का लॉस हो, तो मेरी इनकम +1 नहीं रहेगी, -1 है। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसलिए इसको प्रॉफिट या लॉस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, या रेवेन्यू भी बोलते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये अगर समझा है तो वाला क्वेश्चन समझेगा। और फिर ऐसे ही कॉमर्स का एक क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में दिया, वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन उसमें दुकानदार नहीं बनना है, थोड़ी बड़ी सोच करनी है इसमें। दुकानदार बनने की जगह इन्वेस्टर बनना है उसमें। इन्वेस्टमेंट खाली स्टॉक मार्केट में नहीं होता है रे, इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी बिजनेस में आप अपना पैसा लगा सकते हो। समझ में आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, आज मेरे पास पैसा था, मैंने उसे किसी बिजनेस में लगाया, ताकि जब कल उस बिजनेस का फायदा हो तो उसके फायदे में जो प्रॉफिट उसने कमाया उसका एक हिस्सा मुझे भी मिले। आसान भाषा में बोले तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करते हैं। मेरी एक कंपनी थी, मुझे फंड चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो मैंने क्या किया, अपने शेयर्स, अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू किया। अपनी हिस्सेदारी क्या किया, बेचना शुरू किया। अब उसमें पहले डायलेशन होता है, फिर सेलिंग होती है, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, ऊपर से मैंने अपने शेयर बेचना शुरू किया कि एक शेयर खरीदो 30 रुपए का, 100 रुपए का, ऐसा एक शेयर खरीदो 100 रुपए का। अभी मत सोचो सर 100 रुपए में तुम्हारी कंपनी का क्या होगा, अरे तो एक शेयर नहीं बिक रहे ना बेटा, समझ 10,000 शेयर बिक रहे। कितने शेयर बिक रहे हैं, 10,000 शेयर बिक रहे। एक शेयर अगर 100 रुपए का है
तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 0 इसका, 2 0 इसका, कितना हो गया? 6 0, 2 और 4 6, 1 2 3 4 5 6। 10 लाख का मिला ना मेरे को पैसा, 10 लाख रुपया मेरे को पैसा मिला ना। अब ये हो सकता है 10,000 शेयर किसी एक ही आदमी ने खरीद लिया 10 लाख रुपए लगा के, या 10,000 अलग अलग आदमी ने 100 रुपया लगाया, है कि नहीं? तो 10,000 अलग अलग आदमी ने क्या किया, अपना 100 रुपया लगा दिया, मेरी कंपनी को दे दिया। अब वो मुझे दान नहीं दिए, अगर वो मुझे पैसा दे देते और फिर भूल जाते जाकर तेरे को जो करने का, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो उसको डोनेशन बोलते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? डोनेशन। पर मैंने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, मुझे 10 लाख रुपया मिल गया, मैंने इसको कंपनी पे लगाया, नई ब्रांच डाला, उसमें नया सेटअप वेटअप सब ऐसा, है ना। अब जाहिर सी बात है बिजनेस बड़ा है थोड़ा, तो प्रॉफिट मिलेगा रिटर्न में मेरे को। तो अब समझ, मुझे इस साल में, ये पूरे साल में जब मैंने 10 लाख रुपया लोगों से ले लिया, इस पूरे साल में समझ मेरे को 50,000 का प्रॉफिट मिला। कितने का प्रॉफिट मिला? 50,000। तो जितने टोटल शेयर थे ना, उसमें ये बढ़ जाएगा। अब टोटल शेयर कितने थे? 10,000 नहीं, ये तो वो थे जो मैंने बेचा। मेरे खुद के पास भी तो कुछ रखे हुए शेयर है, मेरी कंपनी मेंबर्स के पास भी तो कुछ रखे हुए शेयर है, तो शेयर भी समझ 50,000 है। शेयर भी कितना है? 50,000। शेयर भी कितना है? 50,000। तो एक शेयर के पीछे कितना रुपया मिला है? 1 रुपया। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो जिस बंदे ने मेरी कंपनी में 100 रुपया लगाया था, एक शेयर खरीदा था, उसको अब 100 रुपया नहीं दिखाएगा उसके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 100 रुपया नहीं दिखाएगा, 101 रुपया दिखाएगा। ये 1 रुपया उसका क्या है बेटा? प्रॉफिट है। और अगर किसी बंदे ने 500 रुपया लगा के 5 शेयर खरीदा था, तो उसको 505 रुपया दिखाएगा, 5 रुपए का उसको प्रॉफिट मिला, डिविडेंड मिला। और कहीं मैंने कंपनी ऐसी खोल दिया कि लॉस में चल गई, घाटे में चल गई, तो फिर उसको पैसा तो जो कम दिखाएगा, 100 की जगह 98 97। तो ये स्टॉक ऐसा बढ़ते कम होते रहते हैं। आपका डीमैट में जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। ऐसा ग्राफ देखेंगे तो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। तो ऐसे लोग कमाते हैं। कुछ नहीं करना है, तुम बिजनेस कर रहे हो करो, मैं पैसा देता हूँ, मैं पैसा लगाता हूँ, मैं घर बैठ के देखूंगा तुम्हारा कैसा चल रहा है, तुमको फायदा तो मेरे को फायदा, तुमको नुकसान तो मेरे को नुकसान। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ये तो मैंने आपको स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट समझाया, ये मैंने आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट समझाया? स्टॉक मार्केट। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। अपने शिवाजी नगर में पब्लिक करती है, हाँ, मजाक मस्ती से हट के। शिवाजी नगर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, वो तो लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इनकम टैक्स वालों को लगता है इस्लाम है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है क्या? डिलीट मार देना, नहीं तो सब मेरे को ही पकड़ेंगे। एवरीबॉडी विल होल्ड मी ओनली, ठीक है ना? डिलीट कर देना ये इतना पार्ट। अपना जो शिवाजी नगर है ना, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी है। एवरीबॉडी ओवर हियर इज अ गुड बिजनेसमैन डीलिंग विद इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू। फर्क सिर्फ इतना, इनकम टैक्स को ऐसा लगता है कि इस्लाम में इधर क्या ही रहेगा, अरे इधर बहुत कुछ है। लोग साल साल में करोड़ों तक का प्रॉफिट कमा रहे हैं। विल बी सरप्राइज टू नो। समझ में आ रहा है? अभी जैसे मैं आपको अपने शिवाजी नगर में एक बिजनेस मॉडल समझाता हूँ, एक इन्वेस्टमेंट मॉडल समझाता हूँ। मेरे पास 10 लाख रुपए रखे हुए फोकट समझो, हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूँ, तो मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो अपने यहाँ पे शिवाजी नगर में ना बहुत सारे बिजनेसमैन घूम रहे जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। किसमें इन्वेस्ट करते हैं? रियल स्टेट में। तो समझो ये पर्सन एक्स है जो रियल स्टेट में बिजनेस करता है। अपने यहाँ पे कैसा होता है हमारा रियल स्टेट का बिजनेस, वो दूसरों की तरह नहीं, पहले बिल्डर का बनो, जमीन खरीदो, बिल्डिंग बनाओ, इतनी मेहनत नहीं, बहुत आसानी से होता है। मैं शिवाजी नगर में रियल स्टेट का बिजनेस करता हूँ। मुझे क्या करना है, एक खस्ता हालत खिसा पिटा घर जिसको उसको अर्जेंट में बेचना है, उसको कम दाम में खरीद लेना। मैंने एक घर खरीद लिया 15 लाख रुपए में फॉर एग्जाम्पल, कहीं ऐसा कोने कापचे में 90 फीट के आसपास, है ना, एकदम खस्ता हालत, टूटा फूटा खरीद लिया एकदम। उसको अर्जेंट पैसा था, इन्हें 15 लाख मेरे को दे देगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उस पर और 8 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लगाऊंगा और उसको 4 माले का घर बनाऊंगा, एकदम खड़क दिखने वाला जबरदस्त टिप टाप घर। तो 15 + 8 कितना हो गया? कितना हो गया? 23 का मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट गया। अब मैं क्या करूँगा, ग्राहक लगाऊंगा। देख कितना अच्छा घर है, 4 माले का है, तेरी पूरी फैमिली रह लेगी, तेरे को नहीं रहना है, चारों भाड़े पे लगा, इसका 10,000, इसका 8,000, उसका 6,000, उसका 4,000 महीने का इनकम आ रहा है तेरे को। अब इस 23 की जगह मैं इसको 26, 27, 28 में बेचूंगा। ऐसा घर बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 से 3 महीना। 3 महीने में जो मैंने अपना 23 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाया था ना, वो मेरे को 5 लाख रुपया कमा के देगा। अगर समझ रूम 28 लाख में बिका तो 23 तो मेरा ठोका था उसमें, तो बाकी का 5 मेरी क्या है? प्रॉफिट है, इनकम है। कितने महीने में? 3 लाख। ऐसा धंधा कर रही पब्लिक यहाँ पे।
और छोटा मोटा नहीं, मजबूत चल रहा है, मजबूत। ये जो हर रोड पे तुमको 10 घर बनते हुए दिखते हैं, ये घर वाले नहीं बना रहे, ये सारे बिजनेस वाले बना रहे हैं, जो इसमें बिजनेस में घुस चुके हैं, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। तो आप समझो, मैं एक ऐसा बिजनेसमैन देख लिया मैंने कि घर खरीदता है, बनाता है, बेचता है, घर खरीदता है, बनाता है, बेचता है। तो इसको घर खरीदने में, बनाने में पैसा लगता होगा ना, तो उसके पास बहुत तो पैसा नहीं है ना, लिमिटेड पैसा है। समझ, इसने पैसा 4 रूम खरीदने में लगा दिया, अब 1 रूम इसको बहुत सस्ते में मिल रहा था, अब इसको 10 लाख की कमी है। किसी कमी है 10 लाख की, तो मैं इसके पास गया, तेरे को 10 लाख चाहिए, मैं देता हूँ। मैंने इसको 10 लाख दे दिया, ये मेरा क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट। और अपने शिवाजी नगर में जो इन्वेस्टमेंट है ना, उस पर रिटर्न भी तय है, रिटर्न तय है। और सब इन्वेस्टमेंट में तो ऊपर नीचे इधर तय है। मेरे को 1 लाख के पीछे महीने का 1,500 1,000 रुपया चाहिए, ऐसा तय है पहले से। मैं सामने वाले को बोल दिया 1 लाख के पीछे मेरे को 1,000 रुपया चाहिए, खत्म। तो 10 लाख के पीछे कितना होता है, 10,000। अब जब तक ये मेरा 10 लाख पूरा वापस नहीं करता ना, ये हर महीना मेरे को 10,000 देता रहे। तो हर महीना मुझे 10,000 रुपीज मिल रहा है। समझ, 1 साल बाद उसने मुझे मेरा पैसा वापस किया। 10,000 12 से मल्टीप्लाई कर, 1,20,000 है कि नहीं। और उसने 10 मेरा वापस किया। मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, 10। मेरे को रिटर्न कितना मिला, 11,20,000। तो 10 तो मेरा खुद का था, 1,20 मेरा प्रॉफिट है। ऐसा घर बैठ के पब्लिक कमा रही। मजबूत बिजनेस मॉडल फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। जो कांट इवन इमेजिन, 50-50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे लोग, 3-3 करोड़ जमा करके लोग भाग भी जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बंदा अपने 1 नंबर रोड से भागा है, अभी नाम नहीं लूंगा किसी का। 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उठा लिया सबसे, इससे 10, इससे 5, उससे 10, 15, 20 ऐसा उठा लिया। अब भाग गया 3 करोड़ लेके। आप सब ढूंढ रहे हो उसको, आप सब ढूंढ रहे हो उसको। तो पब्लिक को लगता है इस्लाम में इधर क्या ही है, जान दो, हटाओ हटाओ, मजबूत बिजनेस चल रहा है इधर। समझ में आ रहा है अच्छे से। खैर, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते बेटा, समझा ना। किसी भी बिजनेस में, एनी XYZ बिजनेस, वहां पर मैंने सिर्फ क्या किया बेटा, अपना पैसा लगा दिया। क्या किया, अपना पैसा लगाया। अब फाइनेंशियली ऐसा बोला जाता है, अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखे। ये थोड़े फाइनेंस के टर्म है। मतलब मेरे पास अगर 10 लाख है तो मैं गधा हूं अगर वो पूरा का पूरा 10 लाख एक ही बिजनेस में, एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना। उसका प्रॉफिट तो मेरा प्रॉफिट, उसका लॉस तो मेरा पूरा 10 लाख डूब गया, है कि नहीं। तो एक अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो अपना पोर्टफोलियो क्या रखे, डाइवर्सिफाइड, अलग अलग जगह, 10 लाख में से 2 इधर, 1 इधर, 1.5 इधर, 2 इधर, 3 इधर, ऐसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करे। तो मेरे पास कुछ पैसा था, मैंने 3 जगह इन्वेस्ट कर दिया। कितनी जगह इन्वेस्ट कर दिया, 2 को लॉस हुआ तो 1 को तो प्रॉफिट होगा, इनकम आएगी मेरे पास। 1 को लॉस हुआ तो 2 को तो प्रॉफिट होगा, इनकम आएगी मेरे पास। जब रिसेशन आ जाता है या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है कंट्री के ऊपर, तब सारी की सारी कंपनी का लॉस होता है। एक साथ सबका लॉस नहीं होता, किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट होता है। तो कहीं पे मेरा पैसा डूब रहा है तो कहीं पे मेरा पैसा कमा के भी मिलेगा, है ना। अच्छा इन्वेस्टर यही होता है जो अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करे। समझ में आ रहा अच्छे से। तो समझो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, X रुपीज इधर, Y रुपीज इधर, 10 रुपीज इधर। तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट पे या तो रिटर्न बताता है, क्या बताता है, रिटर्न या फिर प्रॉफिट, रिटर्न या फिर प्रॉफिट या फिर इनकम भी बोल सकते हो आप इसको। और ये हमेशा परसेंटेज में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है बेटा, परसेंटेज में। जैसे समझ मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है 6%, कितना है 6%। तो समझ मैंने एक बिजनेस में 10,000 रुपया लगाया था, तो मुझे 1 साल में उस पर कितना पैसा रिटर्न मिल रहा है, 6%। परसेंटेज हटता है तो बटे में क्या आता है, 100, 6 × 100। मतलब जिस बिजनेस में मैंने 10,000 रुपये लगाया था ना, मुझे हर साल उस पे से कितना पैसा मिल रहा है, 600 रुपया मिल रहा है। समझा। तो ये जो रिटर्न बोलो या प्रॉफिट बोलो या इनकम बोलो, ये हमेशा किस में दिया जाता है बेटा, परसेंटेज में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, बोल, परसेंटेज में। और मैं फिर बोलो, प्रॉफिट वो अमाउंट नहीं होता जो हमने इन्वेस्ट किया था। हमने इन्वेस्ट 10,000 किया था, 600 ऐड होने के बाद मुझे मिला कितना, 10,600, पर ये पूरा मेरा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट सिर्फ मेरा कौन सा है, 600। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हमेशा किस में बताया जाता है बेटा, परसेंटेज में। तो 2 कॉमर्स के क्वेश्चन है तुमको एक हिसाब से देखा जाए तो, एक ये लास्ट वाला और एक मिसलेनियस में। तो दोनों मैं एक साथ कराऊँ, एक सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर है वो भी समझा दिया, और एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर है वो भी समझाया। ये वाला लिखो, फिर वो दोनों एक साथ करते हैं। समझ में अच्छे से, राइट इट डाउन फास्ट, लिखो बराबर। अभी तुम लोग को ऐसा लगेगा मैं भी कल को पैसा कमाऊंगा इन्वेस्टमेंट करके, है ना। इन्वेस्ट करने के लिए पहले पैसा कमाना पड़ता है। 10 लाख इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख होना भी चाहिए ना। समझ में आ रहे। तो एक समझदार इंसान पहले मेहनत करके पैसा कमाता है, 20, 40, 50, 60 लाख जो भी कमाता है, और फिर उसको इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम बैठ के खाता है।
पैसिव इनकम सुना है आपने? पैसिव इनकम नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे को इनकम आ रही, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। इसको क्या बोलते हैं? जो अपने ओल्ड एज के बारे में प्लान करते हैं कि क्या होगा कल को जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ, अब तो मेरी कमाई, क्या करना पड़ेगा, अपने लिए कोई इनकम सोर्स डिसाइडेड रखना पड़ेगा ना। तो पैसिव इनकम उसको बोलते हैं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बट स्टिल आई एम गेटिंग द इनकम। तो वो किसके जरिए आएगी? इन्वेस्टमेंट के जरिए आएगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया मैंने, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, है कि नहीं? अब जैसे जो रूम है, जो इसके मकान मालिक है, ये उनका इन्वेस्टमेंट ही था ना, काफ़ी एज हो गई उनकी, उनके बच्चे सारे बड़े हो गए, मतलब नाती पोते वाले बन गए वो। अब वो रह रहे अपना गांव में जिधर उनको रहना है, इधर कुछ कर रहे क्या? वो बस लेके बना के छोड़ दिए। इस रूम से उनको महीने का 23 से 25 हज़ार रुपये मिले, 25,000। बुढ़ा बुढ़ी का पेट पालने के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है कि नहीं? तो मैं कुछ पैसा प्रॉपर्टीज़ में लगा दूंगा, प्रॉपर्टीज़ खरीदने में। बुढ़ा आज तो होऊंगा नहीं ना मैं। अगर आप आज जवान हो तो बुढ़े होने में आपको 20-25 साल लगेगा। तो किसी गांव खेड़े इलाके में, वाहियात से इलाके में जहाँ कोई रहता नहीं, नाम। देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला देख, अब जरा क्वेश्चन समझना, अब तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट वगैरह सब समझ में आ गया ना तुमको? क्या दिया देखो सब लोग ध्यान से देखो। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट एंड 2 VCR। तो एक दुकानदार है, उसने 3 टीवी खरीदा, 2 VCR खरीदा। कॉस्ट दे रहा है ना, सेलिंग प्राइस नहीं दे रहा, क्या दे रहा है? कॉस्ट। तो उसको 3 टीवी और 2 VCR खरीदा उसने। टोटल मिला जुला के उसका कितना पैसा गया? 35,000। ठीक है ना? आगे देखिए बेटा। द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ ₹1000 पर टेलीविजन, ₹500 पर VCR। अब वो बेचना चाह रहा है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं टीवी पे 1000 रुपया कमाऊंगा और VCR पे 500। यानी अगर टीवी मैंने 1000 की खरीदा तो 2000 में बेचूंगा, और VCR अगर मैंने 1000 की खरीदा तो 1500 में बेचूंगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो टीवी पे 1000 रुपये का प्रॉफिट है और VCR पे 500 रुपये का प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? तो बेटा एक बात बताना, टीवी पे अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट है तो जितने की भी उसने टीवी खरीदा रहेगा, बेचेगा कितने में? उतना प्लस 1000। सही? फिर से सुन, एक शॉपकीपर था, 3 टीवी खरीदा, 2 VCR खरीदा, टोटल कितना पैसा पड़ा उसको? 35,000। अब वो ये टीवी और VCR बेचेगा, रख के गया तो नहीं ना घर पे। तो वो बेचते टाइम क्या सोच रहा है कि मैं टीवी पे 1000 रुपया कमाऊँ और VCR पे मेरा प्रॉफिट 500 रुपया। तो टीवी उसने जितने की भी खरीदा रहेगा, बेचेगा कितने में? उससे 1000 रुपये ज़्यादा में। और VCR जितने का भी खरीदा रहेगा उससे 500 रुपये ज़्यादा। इतनी पिक्चर क्लियर है माइंड में? आगे बढ़ो। He can sell 2 टीवी, अब उसने 2 टीवी बेचा, एंड 1 VCR, और 1 VCR बेचा, एंड गेट द टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹21,500। अब ये दोनों को बेचने के बाद जो उसके पास टोटल कैश आया है, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू मतलब कैश, उसका पैसा जो टोटल उसके पास आया बेचने के बाद, कितना है बोल? 21,500। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट एंड अ VCR। तो एक टीवी और एक VCR, उसको कॉस्ट प्राइस भी निकालना है और सेलिंग प्राइस भी निकालना है। दिखने में मुश्किल लग रहा है, एकदम सिंपल। मैं क्या मान लूंगा, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR बी ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली। मतलब समझा? दुकानदार ने टीवी कितने में खरीदा है? X रुपये, और VCR कितने में खरीदा है? Y। ये दोनों उसका कॉस्ट प्राइस है। अपने को कॉस्ट प्राइस भी निकालना है, सेलिंग प्राइस भी। तो मुझे बताना, इधर ध्यान से देख, सिंस उसने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कितने टीवी खरीदा उसने? 3 टीवी। एक टीवी कितने की पड़ी इसको? X। तो 3 टीवी कितने की पड़ेगी? 3X। VCR कितना खरीदा उसने? 2। एक VCR कितने रुपए का? Y। तो 2 VCR 2Y। तो टोटल खर्चा इन दोनों को मिला के जो टोटल खर्चा है कितने का है? 35,000। सही है? ठीक, ये हो गया बेटा मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, उसको टीवी पे कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट ऑफ रुपीज, या फिर प्रॉफिट ऑन टीवी इज ₹1000 एंड प्रॉफिट ऑन VCR इज ₹500। उसको टीवी पे 1000 रुपया कमाना है और VCR पे 500। तो अब जरा ध्यान से देख बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितना आएगा बोलो? सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, जरा ध्यान से समझ। उसने टीवी खरीदा कितने में? X में,
प्रॉफिट चाहिए उसको 1000 का, तो कितने में बेचेगा? x प्लस 1000। वेरी गुड, कुछ समझा? गया भेजे में कुछ, गया भेजे में कुछ। x में खरीदा उसने, अब अगर वो 4 मैं 1000 रुपये में कमाऊँ तो बेचेगा कितने में? x प्लस 1000। तो ये टीवी का सेलिंग प्राइस है। तो अब सेम बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ VCR। वेरी गुड, VCR खरीदा कितने में उसने? y रुपए में। प्रॉफिट चाहिए उसको 500 का, कितने में बेचेगा? y प्लस 500। तो ये दोनों का कॉस्ट प्राइस है, ये दोनों का सेलिंग प्राइस। यही 4 चीज अपने को निकालने का। अगर उसने बेचा कितना कितना है देख, टीवी कितनी बेचा उसने? ही कैन सेल 2 टीवी। एक टीवी कितने में बेच रहा है वो? इतने में ना। तो 2 टीवी कितने में बेचेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। एक VCR कितने में बेच रहा है वो? इतने में। बेचा कितने है? एक ही बेचे, है कि नहीं? और फिर इन दोनों को टोटल किया तो उसके पास पैसा कितना है? 21,500। तो इधर देख मैं क्या लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन एक टीवी वो बेच सकता है, सेलिंग प्राइस उसने जो रखा है टीवी का, एक टीवी वो बेच सकता है x प्लस 1000 रुपीज़ में, और उसने बेचा कितना है? 2 टीवी। एक VCR वो बेच सकता है y प्लस 500 रुपीज़ में, और उसने बेचा कितना है? एक ही बेचा है। इन दोनों को मिला करके उसको कितना पैसा मिला है? 21,500। लेट्स सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 1000 2000, y प्लस 500 इज इक्वल्स टू 21,500। 20,000 और 2,000 और 500 कितना होगा? 2,500 इज इक्वल्स टू 21,500। इसको प्लस में ना वहाँ लेके जाएंगे, 21,500 माइनस 2,500। 21,500 में से 500 गया तो 21,000 बचा, उसमें से और 2,000 गया तो 19,000 बचा। इधर देखो सब लोग, 2x प्लस वाई कितना आ गया बेटा? 19,000। इक्वेशन नंबर 2। वेरिएबल कितने है? इक्वेशन कितनी लगेगी? सही है, दोनों को एक के नीचे एक लिखते हैं। फ्रॉम 1 and 2। पहली इक्वेशन क्या है देख, बोल। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 35,000। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19,000। सही है। अब मैट्रिक्स बनाओ इन दोनों से, क्या आएगा? 3 2 2 1 x y 35,000 19,000। इसको करने का अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल में कैसे करेंगे बोल? इसको बदलते हैं, ये ज़्यादा आसान है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 0 हो जाए। कौन चेंज हो रहा है? R1। कैसे चेंज हो रहा है? R1 में से R2 निकालो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। R1 चेंज हो रहा है ना, तो पहले R2 को एज इट इज़ लिख दो। इसका R2 है 21, एक्स वाई ऐसी रहेगा। इसका R2 है 19,000। सही है। अब R2 चेंज करते हैं, R1 चेंज करते हैं, सॉरी। R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। करो इधर रेफर। 2 2 जा 2 1 जा 2 इंटू 19,000 38,000। सही है ना? 19 का डबल 38 होता है ना, तो 19,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 38,000। अब इसको माइनस करना है किस में से? R1 में से। चलो माइनस करो फटाफट बेटा। हाँ, 3 में से 4 गया, बोलना -1। 2 में से 2 गया 0। 35,000 में से 38,000 गए -3,000 ना। 35 में से 38 जा रहा है ना, तो -3,000 हो गया। ये कन्वर्ट हो गया लोअर ट्रायंगल में। अब मल्टीप्लाई कर दो बस, ध्यान से देखा। -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 0 इंटू वाई नहीं लिखेंगे तो चलेगा। 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू वाई वाई। वहाँ पे क्या है? -3,000 19,000 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। पहली इक्वालिटी क्या है? -x की वैल्यू है -3,000 एंड दूसरी है 2x प्लस 3 सॉरी y की वैल्यू है 19,000। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, ये x क्या था देख? टीवी का कॉस्ट प्राइस था, मतलब उसने टीवी खरीदा कितने में? 3,000। अब बेचा कितने में? 4,000। वेरी गुड, समझदार हो तुम लोग। चलो आगे देखो। 2 इंटू 3,000 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे आप, पुट x इज इक्वल्स टू 3,000। कितना है? 3 दूनी 6, y
19,000 प्लस 6,000 उधर जाएगा माइनस 6,000, कितने का पड़ा? तो उसको एक टीवी 3,000 का पड़ा है और एक VCR 13,000 का पड़ा है। टीवी बेचेगा कितने में वो? 4,000 और VCR 500। ठीक है ना, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या रहेगा बोल? सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या था? x प्लस 1,000, तो ये रहेगा 3,000 प्लस 1,000, कितना हो जाएगा बोल? 4,000। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ VCR क्या था? सेलिंग प्राइस ऑफ VCR y प्लस 500, तो y कितना बेटा? 13,000 प्लस 500, कितना हो जाएगा? 13,500। तो क्या क्या पूछा था उसने अपने से? टीवी और VCR का कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस। तो हम लोग आंसर लिखेंगे लास्ट में, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR आर, कितने का पड़ा टीवी इसको? 3,000 का, एंड VCR कितने का पड़ा? 13,000 का रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया किसके बारे में? कॉस्ट प्राइस के बारे में। आप लिखते हैं सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR आर, टीवी कितने में बेच रहे हो? 4,000 एंड VCR 13,500, 13,500 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। देखा जाए तो चैप्टर ही खत्म होता है, लेकिन ज़रा मिसलेनियस में आओ, एक क्वेश्चन वहाँ पे भी ऐसा कॉमर्स से रिलेटेड है, कहीं गलती से पूछ लिया तो बोलेंगे सर ने कराएंगे, इसलिए कर लेते हैं उसको। ठीक है, मिसलेनियस में आएंगे पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग ध्यान देंगे बेटा। एन अमाउंट ऑफ ₹5,000, एक आदमी उसके पास कितना पैसा है? 5,000 इज इन्वेस्टेड, उसने इस 5,000 को इन्वेस्ट किया। क्या लिखा है देख? इन 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक ही जगह नहीं, 3 अलग अलग जगह है ना। अच्छा इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड लगता है, अलग अलग जगह लगाता है ना। तो 5,000 को उसने कितनी जगह लगाया? 3 जगह। अब कितना लगाएगा 3 जगह? सेम लगाएगा क्या? अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कहीं 1,000 लगा दिया, कहीं 2,000 लगा दिया, कहीं 2,000 लगा दिया, कहीं 3,000, कहीं 500, कहीं 1,500, कुछ भी हो सकता है। समझना क्या बोला? आगे देखो, ठीक है। अमाउंट ऑफ 5,000 इज इन्वेस्टेड इनटू 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, 3 इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया उसने एट इंटरेस्ट रेट ऑफ, क्या इंटरेस्ट है? वो गलत दिया है, 6%, 7%, 8%। वो क्या पॉइंट दिया है उसको हटाओ, किसी किसी बुक में करेक्ट दिया है, किसी किसी बुक में 6.7, 7 पॉइंट ऐसा दिया है ना, उसको काटो 7 को। 6%, 7% एंड 8%, क्या है बेटा? 6%, 7%, 8%, समझा? करे उसको सही, 6%, 7% एंड 8%। हाँ इधर देखो भी, कुछ मतलब समझा? 5,000 थे उसके पास, कितनी जगह इन्वेस्ट किया उसने? 3 जगह। एक जगह से उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 6%, एक जगह 7% और एक जगह 8%। तो आगे देखेंगे पर एनम मतलब एक साल में, रिस्पेक्टिवली द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। तो एक साल में इन तीनों जगह से उसने टोटल कितनी कमाई किया है देख? 350, 350। तो 5,000 इन्वेस्ट करेगा तो 3.5 लाख नहीं कमाएगा, 350 रुपये कमाएगा। आगे देखो, तो एक साल में उसको तीनों का प्रॉफिट, 6% पहले का, 7% दूसरे का, 8% तीसरे का, तीनों का मिला के उसको कितने का फायदा हुआ है? 350। ये एक कंडीशन। आगे देखो, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट, पहली 2 इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को अगर ऐड कर दिया जाए, इज ₹70 मोर देन द इनकम फ्रॉम द थर्ड, तो तीसरे इन्वेस्टमेंट की इनकम से कितना रुपया ज्यादा है? 70 रुपया ज्यादा। तो पहले 2 के प्रॉफिट को जोड़ा तो जो वैल्यू आ रही है वो तीसरे के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है? 70 ज्यादा है। ये दूसरी कंडीशन। आगे देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो उसने तीनों इन्वेस्टमेंट में कितना कितना पैसा रखा होगा वो पता लगा, तीनों इन्वेस्टमेंट में कितना कितना पैसा रखा रहेगा वो पता लगा। मैंने क्या बोला था? जो पता लगाने बोलते हैं उसी को XYZ माने। तो लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 3 इन्वेस्टमेंट आर ₹X, ₹Y and ₹Z।
3 जगह लगाया ना उसने, तो एक जगह x लगाया, एक जगह y लगाया, एक जगह z लगाया। अगर जिंदा हो तो एक जवाब दो मेरे को, ये तीनों मिला के कितना आंसर आएगा? 5000। वेरी गुड। 350 नहीं, वो 350 प्रॉफिट का समय, उसके पास पैसा कितना था? 5000। उसको 3 जगह लगाए ना उसने, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, नहीं समझा? पहली लाइन में क्या लिखा है? उसके पास 5000 था, उसने 3 जगह लगाया, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तो तीनों जगह पैसा मिला के आएगा कितना? 5000 ना। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, इधर देख, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5000। इसी 5000 को 3 जगह लगाया ना उसने, तो तीनों का एडिशन कितना आएगा? 5000। ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देखना बेटा, पहले इन्वेस्टमेंट पे कितने का प्रॉफिट है? 6%। तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखा सब लोग, प्रॉफिट ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। पहले इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कितने का? 6% का। किसका 6%? जितना उसने लगाया उसका 6% ना। तो लगाया कितना उसने पहले इन्वेस्टमेंट पे? अरे x लगाया ना, पहले पे x लगाया, दूसरे पे y और तीसरे पे z। पहले पे x लगाया उसने, उस पर प्रॉफिट कितना मिला उसको? 6। तो पहले इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट कितना रहेगा? 6% ऑफ x। इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6/100x, चलेगा? परसेंटेज हटता है तो अपॉन 100 आता है ना। फिर प्रॉफिट ऑन, बोल, सेकेंड इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इन्वेस्टमेंट में कितने का प्रॉफिट मिला उसको? 7%। लगाया कितना था सेकेंड में उसने? y। तो क्या हो जाएगा ये? 7/100 इंटू y। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन थर्ड इन्वेस्टमेंट, कितने का प्रॉफिट है? 8% का। लगाया कितना था उसने? z। फुल सट्टेबाजी चालू रहे। 8/100 इंटू z। तो ये उसका सालाना प्रॉफिट है टोटल तीनों इन्वेस्टमेंट का मिला के। और इसकी तो वैल्यू दिया उसने कि तीनों इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट टोटल कर देंगे तो कितना आ रहा है? 350। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ फिर, देयरफॉर पहले का प्रॉफिट है उसका 1 साल का 6x/100, दूसरे का प्रॉफिट है 7y/100, तीसरे का है 8z/100। तीनों का प्रॉफिट मिला के उसको कितना रुपया मिल रहा है? 350। अभी अपॉन 100 कैसे हटाएंगे बताओ? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कटेगा, कितना बचा? 6x। 100 से 100 कट गया 7y, 100 से 100 कट गया 8z। 350 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 39000 रे। 1 0 पहले से था, 2 0 और आ गया। सही? सही है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, ये पहली इक्वेशन थी और दूसरी इक्वेशन। करेक्ट? यहाँ तक कुछ डाउट नहीं ना? अब एक और कंडीशन दी है ना उसने, पहले 2 इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट अगर मिला देंगे तो तीसरे वाले से 70 ज़्यादा है। पहले 2 का प्रॉफिट कौन कौन सा है देख? 6x/100 और 7y/100। तो इधर ध्यान से देखना, ऑल्सो पहले इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट 6x/100, दूसरे का प्रॉफिट 7y/100। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो जो वैल्यू आएगी वो तीसरे वाले के प्रॉफिट से 70 रुपया ज़्यादा आएगी। तीसरे वाले का प्रॉफिट कितना था? 8z/100, इससे कितना ज़्यादा है? 70 रुपया। मजा आई? मजा आई? अब इसके भी अपॉन के नीचे का 100 कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा 6x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 8z प्लस 70 को 100 से मल्टीप्लाई किए 7000। ये प्लस 8z इधर ले लो, बोल लो, माइनस 8z इज इक्वल्स टू, ये आ गई तीसरी इक्वेशन। 3 वेरिएबल था, सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। सही है? तो लिखेंगे हम लोग इधर फ्रॉम 1 2 and 3। तीनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखो। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5000। दूसरी क्या है? 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 35000। ठीक है ना? तीसरी इक्वेशन 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल्स टू 7000। मैट्रिक्स बनाएंगे इसके। अभी क्या आएगी बेटा? देखो 1 1 1 6 7 8 6 7 माइनस 8 एक्स वाई जेड 5000 35000 7000। सही है? चलो अपर ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं इसको। ऐसा रहेगा ना, ये 6 में से इसको निकालेंगे, क्या होगा देख, या पहले इन दोनों को माइनस करते हैं, ज़्यादा आसान है। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, क्या हो जाएगा? R3 बदल रहा है ना, R1 ऐसे ही, R2 ऐसे ही, एक्स वाई जेड
R1 5000, R2 35,000। R3 माइनस करो, देखो कितना आएगा। R3 माइनस R2, 6 माइनस 6, 7 माइनस 7, वाह वाह, देख रहे हो, -8 माइनस 16, -8 पहले से था, फिर ये वाला माइनस और फिर ये 8, -8 कितना आएगा, -16। 7,000 माइनस 35,000, -28,000। 35 में से 7 निकालोगे कितना आएगा, 28 आएगा ना, पर 7 माइनस 35 कर रहे हो तो -28,000। सही है, सही है। ये 2 जीरो आ गया अपने आप, बस एक जीरो बचा है, कौन सा, वो भी ला सकते हो आप, ऊपर 1 है ना। हाँ, क्या लिखेंगे, कौन चेंज हो रहा है अभी, R2, कैसे चेंज हो रहा है, R2 माइनस R1, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई होकर, कितने से मल्टीप्लाई करके, 6 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा XYZ। R2 चेंज हो रहा है ना बेटा, R1 ऐसे ही रहेगा, R3 ऐसे ही रहेगा, R1 ऐसे ही, R3 ऐसे ही। अब R2 को चेंज करते हैं, R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। रफ फर्क करो थोड़ा इधर, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 30, 30,000 हो जाएगा ये। चलो माइनस करते हैं इसको R2 में से, हाँ ठीक है। तो 6 माइनस 6, 7 माइनस 6, 8 माइनस 6, 35,000 में से 30,000 गया, मजा आई, बन गया आपका ट्रायंगल, बन गया, बना। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना अच्छा मुंह बना रहे थे तू, इसे कैमरे से ना फोटो लूंगा मैं बस सिर्फ। नहीं, किसको चिढ़ा रही थी तू वैसे, मेरे को, किसको, ये ऐसे कर रही। चल ध्यान दे इधर, क्या हो जाएगा ये, चलो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, 1 इंटू जेड, तीनों को क्या कर दिए, ऐड। चल नेक्स्ट देख, 0 इंटू एक्स छोड़ दो, 1 इंटू वाई, 2 इंटू जेड, 2z, फिर 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई हटाओ, -16 इंटू जेड। यहाँ पर क्या है बेटा, 5,000 माइनस 28,000 बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस, करेक्ट है। क्या आएगा देखो, सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहला आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5,000, दूसरा आएगा y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 5,000, एंड तीसरा आएगा -16z इज इक्वल्स टू -28,000। z अकेला करेंगे, -28,000 डिवाइड बाय -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, फिर ये 3 0 ऊपर आ जाएगा, करेक्ट है। 4 1 जा 4, बोलो 4 1 जा 4, कितना बचा 3, इधर जाएगा 30 हो जाएगा ना। 4 7 जा 28, कितना बचा 2, 4 5 जा 20, 0। z की वैल्यू आ गई 1750, 1750, ठीक है ना। इसमें यहाँ पुट करेंगे, पुट z इज इक्वल्स टू 1750, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए, y प्लस 2 इंटू 1750 इज इक्वल्स टू 5,000, सही है। 1750 का डबल 17 का डबल 34 और 50 का डबल 100, 3400 और 100 35, 3,500। ऐसे नहीं आ रहा है, चुपचाप मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। कितना आएगा बोल, 3,500। तो y प्लस 3,500 इज इक्वल्स टू 5,000, प्लस वाला उधर जाएगा, 5,000 में से 3,500 गए, बोल कितना 1,500, ये आ गया y। अभी किसकी बारी, x की। पुट x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1,500 एंड z इज इक्वल्स टू 1750। कितना आएगा देख, x प्लस 1,500 प्लस 1750 इज इक्वल्स टू 5,000। ये दोनों को प्लस कर दे बेटा, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5,
7 और 5, 12 का 2 कैरी गया 1, 1 1 1 3 इज इक्वल्स टू 5000। 3250 उधर जाएगा तो माइनस करते हैं। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया, बोलो 4 में से 3 गया 1, 1750। और सिंपल सी बात है, 1750 1750 3500, 3500 और 1500 5000, टोटल पैसे उसके पास 5000 था। समझा? तो उसने पूछा था तीनों इन्वेस्टमेंट में उसने कितना इन्वेस्ट किया है, तो पहली जगह उसने कितना लगाया 1750, दूसरी जगह 1500, तीसरी जगह 1750। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 3 इन्वेस्टमेंट आर रुपीज़, पहला इन्वेस्टमेंट कितने का है 1750, रुपीज़ 1500 एंड रुपीज़ 1750। मजा आई? तो ये दो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉमर्स से रिलेटेड था। आई होप आप सबको समझाओ, उतना भी मुश्किल नहीं था। राइट इट डाउन, लिखेंगे इसको। देखते इंटू z, 3z एंड ऐड इट टू द सेकेंड नंबर, और उसको दूसरे में ऐड कर देना है, यानी 3z प्लस y वी गेट 11। कितना मिला अपने को 11। तो x तो है नहीं, क्या लेंगे 0x। सही है ना? आगे बढ़ो। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहले और तीसरे नंबर को ऐड करना, मतलब x प्लस z वी गेट ए नंबर विच इज डबल द सेकेंड नंबर। तो दूसरे नंबर का डबल मिल गया, मतलब 2y, है ना? तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y, वो 2y इधर आएगा तो -2y, उस साइड कौन बचा 0। अब वो 3 नंबर निकालना है, निकाल लेंगे। इक्वेशन तो मैंने बता दिया कैसे बनेगी, कर लेंगे। सिंपल है इसीलिए मैं करा रहा हूँ, सिंपल है इसीलिए नहीं करा रहा। जो मुश्किल था इन्वेस्टमेंट वाला वो मैंने करा दिया, ठीक है। दूसरा देखेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पे, अभी तो बिल्कुल नहीं करा, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। पेन पेंसिल इरेजर वाला मिला, पेन पेंसिल बुक कर दिया, खाली इरेजर की जगह कर लेंगे ना। वो पेंसिल का कॉस्ट x और पेन का y और बुक का z। तो पहला होगा 4x 3y 2z, कितना हो गया 150। फिर x प्लस 2y प्लस 3z, कितना हो गया 125। फिर 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 170। कर लेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 3 नंबर इज 6, फिर से वैसी क्वेश्चन है, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6। आगे बढ़ो। थ्राइस द थर्ड नंबर, तीसरे नंबर का 3 गुना, तीसरे नंबर कौन है z, उसका 3 गुना 3z। थ्राइस द थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर, तो 3z को किस में ऐड करना है x में, तो x प्लस 3z गिव 7, कितना आया 7। तो y तो है नहीं, क्या करेंगे 0y। आगे बढ़ो। ऑन एडिंग 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर, 3 टाइम फर्स्ट नंबर मतलब 3x, 3 टाइम फर्स्ट नंबर टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मतलब y प्लस z, तो 3x प्लस y प्लस z कितना आ रहा है 12। निकाल लेंगे नंबर, ठीक है। छठा क्वेश्चन फिर से वैसे ही देख, सम ऑफ 3 नंबर इज 2, मतलब x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2। आगे बढ़ो। इफ ट्वाइस द सेकेंड नंबर मतलब 2y इज एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, प्लस कर रहे उसको किसमें x प्लस z में, तो 2y प्लस x प्लस z, कितना आंसर आ रहा है वी गेट, कहाँ गए, if twice the second number is added to the sum of first and third number we get 0। वो लिख दिया उसको उसने, we get 0, 1 दिया उसमें, इसमें 0 दिया उसमें 1 दिया है। तुम लोग की बुक दिखा, तेरी बुक दिखा, 1 मिनट। हाँ 1 है, 1 कर दो उसको, और रिसेंट टेक्स्ट बुक है, 1 कर दो उसको। वी गेट 1, ठीक है। तो दूसरे नंबर का 2 गुना मतलब 2y, उसमें x और z को ऐड किए तो कितना आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। वो जो o लिखा है ना, वो की जगह क्या कर देंगे बेटा 1 कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। एडिंग 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 5x प्लस एडिंग 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मतलब y प्लस z, कितना आ रहा है वी गेट 6। फाइंड द 3 नंबर्स, कर लेंगे। 3 कंडीशन दिया, तीनों की इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। छठा 7वां मैंने करा दिया। 8वां देखो, द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 बुक
ईच ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज ₹210। तो एक फिजिक्स की बुक, एक केमिस्ट्री की बुक, एक मैथ्स की बुक, तीनों का पैसा मिला के कितना आ रहा है? तो क्या कंसिडर करोगे बस? कॉस्ट ऑफ वन फिजिक्स बुक x, कॉस्ट ऑफ वन मैथमेटिक्स बुक y और वन केमिस्ट्री बुक z। तो x प्लस वाई प्लस z कितना आ रहा है बोल? कितना आ रहा है? 210। आगे देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स बुक, मतलब x, मैथ्स की एक ही बुक है ना, तो x। आगे बोलो, 2 फिजिक्स मतलब 2y एंड अ केमिस्ट्री मतलब 1z, कितना आ रहा है? 240। 200 इक्वेशन मिल, दूसरी इक्वेशन मिल गई। आगे बोलो, ऑल्सो द टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स मतलब 1x, 3 फिजिक्स मतलब 3y एंड केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री लिखा है, 2 केमिस्ट्री लिखा है, 2 लिख लो उधर, ओल्ड बुक वाले 2 लिख लो उधर। तो 2z कितना आंसर आ रहा है? 300। तो वो भी सिंपल है। तो बेटा इसके बाद वाले प्रॉब्लम घर पे आके प्रैक्टिस करना अच्छे से। इसके बाद वाले प्रॉब्लम सब लोग घर पे आके प्रैक्टिस करेंगे। एक मैंने कराया 2, 2 4, 1 5, 5 आपको करना है, कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो मैंने एक नहीं 4 कराया, 3 एक्सरसाइज के और 1 इसका, और तुमको 5 करना है, कर लेंगे ना। सब मिलते जुलते क्वेश्चन है, बाकी इक्वेशन क्या आने वाली वो तो मैंने आपको बता ही दी। वेरी मच क्लियर। अभी आगे बढ़ो, मतलब पीछे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यस क्वेश्चन नंबर 2 को रिडक्शन मेथड से करना है। टोटल कितने क्वेश्चन है उसमें? 6। पहले हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 5 क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, कर लेंगे ना। रिडक्शन से करना है। अभी आएंगे क्वेश्चन नंबर, उसके ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। इसमें से भी एक किए थे ना, कौन सा? 5वां करे, बचे 4, वो 4 आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर लो। उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें आप फंस सकते हो, तो वो मैं करा दे रहा हूँ बस, बाकी का आप लोग प्रैक्टिस के लिए करेंगे, समझा? कौन सा क्वेश्चन? वो ABC वाला दूसरा क्वेश्चन। उसमें हो सकता है आप लोग थोड़ा सा खौफ खा जाओ, ये क्या आ गया, ठीक है ना। मिला दूसरा क्वेश्चन वाला मैं करा रहा हूँ बस, वो करके चैप्टर फिनिश, ठीक है। स्टार्ट करो। इन्वर्जन मेथड से करना है, वो एक मैं करा रहा हूँ, 5 ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, तो बचे हुए 3 तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। रिडक्शन वाले का एक मैंने करा दिया, 5 बचा है, वो 5 घर पे प्रैक्टिस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में जो एक डिफिकल्ट था वो मैंने करा दिया, बाकी का 5 आपको बता दिया कैसे करना है, घर पे प्रैक्टिस करेंगे। मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए ही होता है, करेंगे घर पे। जिधर आप फंस सकते थे वो मैं करा दे रहा हूँ, जहाँ नहीं फंसोगे वही मैं दे रहा हूँ करने। घर पे प्रैक्टिस करना, इतनी प्रैक्टिस बहुत होती है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लो, समझ आ रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन इन्वर्जन का क्या दिया है, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 सेकेंड के फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन। क्या है इक्वेशन? देखो पहली इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। लास्ट इक्वेशन ax प्लस by प्लस, अच्छा ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। ये 3 इक्वेशन है, ठीक है ना। अब अपने को इसको इन्वर्जन से सॉल्व करना है। उधर आगे एक चीज़ ऐड कर लो, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ऐसा ऐड कर लो उधर। ये लिखा हुआ होना चाहिए था, उधर नहीं लिखा है, गलत किया है। इक्वेशन आएगा तो ऐसा बोलेगा, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखना अगर a 0 बन गया तो तीनों ही 0 बन जाएगा ना, तो फिर 3 इक्वेशन कहाँ रहेगी, 2 ही इक्वेशन रहेगी, समझ आ रहा है अच्छे से। तो a 2 से सॉल्व नहीं होगा, 3 वेरिएबल है तो मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए ही उसको सॉल्व करने के। 5 वेरिएबल लेंगे तो मिनिमम 5 इक्वेशन चाहिए रहेगी, समझ में आ रहा है अच्छे से। जीरोज ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसको, NCERT देखोगे तो 10th में है वो जीरोज ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। तुम लोग के सिलेबस में नहीं दिया, 10वीं की NCERT की 10वीं के सिलेबस में दिया है, ठीक है। बताए थे ना, वेरी गुड, शाबाश, अगर बताए तो बहुत अच्छी बात। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। 3 इक्वेशन है, जल्दी से मैट्रिक्स बनाते इसकी। क्या बनेगी देख, 1 1 1, ओके, फिर 2 3 2 2 3 2, फिर a 1 नहीं, वेरिएबल तो x है ना, तो उसके अलावा जो भी आ रहा है कोएफिशिएंट, तो क्या है इधर a 2a इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 to 4। कौन से मेथड से करना है, इन्वर्जन से। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल्स टू b, वेयर a कितना है बेटा, बोलो a कितना है, 1 1 1 2 3 2,
ए टू ए, एक्स एक्स वाई जेड, और बी 1 2 4। आप कंसिडर करेंगे सिंस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ये हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स है बी है, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकालने से पहले चेक करेंगे ना कि ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट लेंगे ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा देख, 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए। सॉल्व करते हैं, ये 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट, ध्यान से देखो क्या आएगा, ये छुप गया ये छुप गया, 3 × 2 ए 6 ए, 2 × ए 2 ए, बीच में माइनस, फिर ये गया 2 × 2 ए 4 ए माइनस, ए × 2 2 ए, ये गया 2 × ए 2 ए, 3 × ए 3 माइनस, कितना आएगा देख, 6 से -2 ए 4 ए, 1 से मल्टीप्लाई होके वही आएगा ना, -1 4 ए -2 ए 2 ए प्लस 2 ए -3 ए माइनस ए, ये हो जाएगा 4 ए माइनस प्लस माइनस 2 ए प्लस माइनस माइनस ए, 4 ए में से 2 ए गया 2 ए, 2 ए में से 1 ए गया 1 ए, सिर्फ क्या बचा ए। ऊपर क्या लिखे, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं, इसलिए ज़रूरी था वो लिखना, ठीक है ना ऊपर। तो वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा है, मतलब ए कैसा मैट्रिक्स है, ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालते 3 तरीका है तुम्हारे पास, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट मेथड। मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से करूँगा, मेरे को वही अच्छा है, तुम लोग को एडजॉइंट अच्छा लगता है उससे करो। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। तो मैट्रिक्स ए क्या है देख, मैट्रिक्स ए क्या है, 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए। ए इनवर्स निकालना है, आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको आइडेंटिटी में बदलना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करें तो कॉलम वाइज आएंगे। कॉलम में सबसे पहले ऊपर क्या चाहिए, 1 ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है। ये 2 की जगह क्या चाहिए, 0। कैसे करेंगे देख, R2 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे, R2 माइनस 2R1 है ना, R1 माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, कौन चेंज हो रहा है बेटा, R2। तो R1 R3 को ऐसे रहने दो, 1 1 1 ए 2 ए इनवर्स 1 0 0 0 0 1। बात मत कर रहे, बात नहीं करो, शांत बैठो सब लोग, ठीक है। R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करो, 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 0 0, सही है। R2 में से माइनस करेंगे अभी, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 0 - 2 -2, 1 - 0 1, 0 - 0, ये आ गया। अब इस a की जगह क्या लाना है, 0, सिंपल है। ऊपर 1 है, उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसको चेंज करो देख, R3 को, कैसे, R3 में से R1 निकाल लो, लेकिन a से मल्टीप्लाई कर, समझो, बस इतना फर्क है। तो R3 चेंज हो रहा है ना बेटा, R1 ऐसे लिख ले 1 1 1, R2 भी ऐसे लिख ले 0 1 0, ए इनवर्स 1 0 0 -2 1 0। चलो R3 चेंज करते, R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, करो इसको a से मल्टीप्लाई, ए 0 0, माइनस करते इसको R3 में से, a माइनस a 0, a माइनस a 0, 2a माइनस a, सही है। आगे देखो, 0 - a माइनस करें ना, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 0 0 आ गया। दूसरा कॉलम देखो, बीच में 1 आ गया, बीच में 1 आ गया, नीचे क्या है 0, ऊपर क्या है 1, उसको 0 करना है, कैसे करेंगे, इसकी मदद से। कौन चेंज हो रहा है, R1, कैसे, R1 माइनस R2, क्या हो जाएगा, R1 चेंज हो रहा है ना, R2 ऐसी रहेगा, R3 ऐसी रहेगा, R2 ऐसी रहेगा, R3 ऐसी रहेगा, सही है। R1 में से माइनस करते हैं इसको, 1 - 0 1, 1 - 1 0,
1 माइनस 0 1, 1 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 0 0 0 1 0 हो गया। इधर क्या चाहिए 1, कैसे लाओगे, ए से डिवाइड कर दो, ए बाई ए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो R3 चेंजेस टू, R3 को ए से डिवाइड करा, R3 चेंज हो रहा है, R1 ऐसे रहेगा 1 0 1, R2 ऐसे रहेगा 0 1 0, ए इनवर्स 3 माइनस 1 0 माइनस 2 1 0। R3 को ए से डिवाइड करो, क्या आएगा देख, R3 को ए से डिवाइड करो, 0 बाई ए 0, 0 बाई ए 0, ए बाई ए 1, माइनस ए बाई ए माइनस 1, 0 बाई ए 0, 1 बाई ए 1 बाई ए, 1 0 0 0 1 0, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 हो गया, खाली क्या बचा है 1। कैसे करोगे, R1 माइनस R3, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3, R1 चेंज हो रहा है ना बेटा, तो R2 और R3 ऐसे ही रहेगा, 0 1 0 0 0 1 माइनस 2 1 0 माइनस 1 0 1 बाई ए, ठीक है ना। आगे देखो क्या आएगा, इसको माइनस करते हैं, R1 माइनस R3, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, सही है। 3 माइनस माइनस 1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होएगा ना, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए। व्हाट इज दिस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स आएगा पूरा, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है देख, व्हाट इज ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है पहली जो 4 माइनस 1 माइनस 1 बाई ए माइनस 2 1 0 माइनस 1 0 1 बाई ए, ये क्या आ गया बेटा मेरे को ए इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1 से, कहाँ गई इक्वेशन 1, ये रही, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, वैल्यू पुट कर, व्हाट इज x, x y z, ए इनवर्स अभी निकाले, 4 माइनस 1 बाई ए माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 0 1 बाई ए इंटू बी, व्हाट इज बी, सी बी कितना बेटा 1 2 4, करेक्ट है। मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, x y z, 3 बाई 1 का मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जा माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, किसमें, ओ सॉरी दुर्घटना से बच गए, ठीक है। 4 1 जा 4, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 1 बाई ए इंटू 4 माइनस 4 बाई ए, सही है। सेकेंड वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 4 0, थर्ड वन माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 इंटू 2 0, 1 बाई ए इंटू 4 4 बाई, this will become x y z, 4 minus 2 2 minus 4 by a, minus 2 plus 2 0, 4 by a minus 1, चलेगा ना, by equality of matrices। what is the value of x, tell me, x कितना है, 2 minus 4 by a, 4 बाई है ना, y कितना है 0, एंड z कितना है 4 बाई ए माइनस 1। अब ये जितना भी रहेगा उसकी वैल्यू रख देंगे, हमको नहीं दिया तो हम लोग क्यों रख, उसने क्वेश्चन ए के टर्म्स में दिया था, हमने आंसर भी ए के टर्म्स में दिया। यहाँ पर आपका चैप्टर मैट्राइसेस समाप्त। इसको लिखो और जाओ, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, डोंट वरी।